गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो शुरू करें? सर एक मिनट उमा को कॉल कर दें। ठीक है, कर लो। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सर आ रही है। आप लोगों के साथ जो स्टूडेंट हैं, जो साथी संगाती हैं, उन्हें बोल दीजिए कि क्रैश कोर्स जो है चल रहा है, तो उन्हें बता सकते हैं यूपीएससी के लिए। और बस ये बोल दें कि 2-4 क्लास कर लें तो ऑटोमेटिकली फिर वो हमारी हर्डल से कि कैसे बच्चे को समझ आएगा या नहीं। चलो, लास्ट क्लास में हमने जो है भाग 1 के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा था। नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि संघीय शासन, एकात्मक शासन की विशेषताएं। देखो, पढ़ाई करने का एक बेहतरीन तरीका मैं बता दूं। आप कोई भी चीज पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले कि उसका एक फ्रेमवर्क आपके पास होना चाहिए कि आपको उसके अंतर्गत क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर आपके पास ये है तो फिर आपको जो है पहले से फ्रेमवर्क पता है, तो चीजें में आपके दिमाग में कुछ जो है खाका बन जाएगा, एक प्रिंट बन जाएगा। और फिर आप उसे कभी जो है ना, अगर रिवाइज करने का कभी कुछ ऐसा हुआ तो कभी मतलब जाएगा नहीं दिमाग में, वो बना रहेगा। तो हमने लास्ट में, बस 1 मिनट का है ये, मैं आपको एक खाका बना दूं फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट में संघीय शासन, संघीय शासन, एकात्मक शासन, एकात्मक शासन की विशेषताएं, विशेषताएं और भारतीय संघीय शासन की विशेषताएं और भारतीय संघीय शासन की, भारतीय संघीय शासन की विशेषताएं, संघीय शासन की विशेषताएं, ये पढ़ा था, याद है? पहली क्लास में जब ये वाले भाग हमने 1 को स्टार्ट किया था। ठीक है, दूसरे में हमने पढ़ा था भारत संघ और इसके राज्य क्षेत्र, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। तीसरा हमने पढ़ा था राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, पुनर्गठन। और चौथा हमने पढ़ा था, सब लोग आ गए? 1 मिनट। चौथा हमने पढ़ा था संघ शासित क्षेत्र। पढ़ना है ये, पढ़ा नहीं था, यहां से पढ़ेंगे संघ शासित क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे 5वां नंबर अनुसूचित जाति यानी SC ST, SC ST क्षेत्रों का प्रशासन, क्षेत्रों का प्रशासन, प्रशासन। तो इसमें हम 5th शेड्यूल, 5वीं जो है शेड्यूल अनुसूची, और 6th, ये 5 है, ध्यान रखना, 6th शेड्यूल, ये हमारा दरअसल क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। हमें भाग 1 के अंतर्गत ये पढ़ना है। हमने इसको कंप्लीट किया था, इसको कंप्लीट कर लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है। तो जो चौथा है कि संघ जो है संघ शासित क्षेत्र, और संघ शासित क्षेत्र के साथ साथ जो SC ST है, तो उस क्षेत्र में जो है प्रशासन कैसे होगा, संघ जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन कैसे। ठीक है, तो सब आ गए हो ना? चालू करें? आप लोग बोल तो दिया करो कम से कम। चलो, आंसू हुमा, चलो आ गए हो सब लोग, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं संघ शासित क्षेत्र,
संघ शासित क्षेत्र। देखो भाई, संघ या केंद्र शासित जो है, संघ शासित क्षेत्र, तो संघ या केंद्र शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते हैं। संघ या केंद्र शासित एक ही बात है, यूनियन टेरिटरी या यानी केंद्र शासित, केंद्र शासित। ये जो एरिया होता है प्रत्यक्ष है, ध्यान से सुनना, प्रत्यक्ष है, संघ सरकार के नियंत्रण में होता है, संघ सरकार के नियंत्रण में होता है, संघ सरकार के नियंत्रण में होता है। केंद्र शासित क्षेत्र के मध्य शक्ति का विभाजन नहीं पाया जाता है। दोबारा सुनना, यहां बड़ा पेच है, पेच ऐसा कुछ नहीं है, अगर समझ गए तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, पर ध्यान से प्रभा सुनना और बाकी बच्चे सुनना। मैं पहले दोनों को स्टेटमेंट बोल देता हूं, फिर समझाता हूं। केंद्र शासित जो क्षेत्र है, जो यूनियन टेरिटरीज है, वहां पर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। यहां पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश या जो केंद्र शासित क्षेत्र के मध्य शक्ति का बंटवारा नहीं पाया जाता है, शक्ति का बंटवारा नहीं पाया जाता। अर्थात तो इस प्रकार संघ शासित क्षेत्र भारतीय भूक्षेत्र में तो शामिल है, लेकिन संघीय व्यवस्था में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बेटा संघीय व्यवस्था क्या है? तो संघीय व्यवस्था का जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है कि राज्यों और केंद्र में शक्तियों का बंटवारा। कोर कॉन्सेप्ट क्या है संघीय व्यवस्था का? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। तो यहां पर बताया कि भाई इस जो यूनियन टेरिटरीज है, जो यूटीज है, वो आपके भारतीय भूक्षेत्र में, हमारे प्यारे भारत में तो शामिल है, लेकिन ये जो है संघीय व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। अर्थात कि इसमें केंद्र डायरेक्ट कंट्रोल करेगा। संघीय व्यवस्था का हिस्सा होते तो उनको अलग से जो है कुछ पावर दिए गए होते, पर डायरेक्टली कौन नियंत्रण कर रहा है? केंद्र नियंत्रण कर रहा है, मोदी गवर्नमेंट नियंत्रण कर रही है। ये बताओ दोनों पॉइंट समझ आए कि नहीं? बोलो भी कि इतना ठंडी है कि आप लोग मुंह नहीं खुल रहा है आप लोगों का। सबका नेटवर्क पुअर है। क्या हुआ? क्लियर सर? क्लियर है? यस सर। प्रभा, हुमा, आंसू, यस सर। क्लियर है? सर एक वाक्य में बताना सर, Clear. आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन मतलब आप कहना क्या चाहती थी वही नहीं समझा। मतलब ये भाग 1 का चौथा हिस्सा है ना, अनुच्छेद? अनुच्छेद 4 नहीं, वो ऑलरेडी हो चुका है। जो यूनियन टेरिटरी है, जो संघ शासित क्षेत्र है, उनमें हमें प्रशासन से संबंधित कुछ चीजें देखनी है। संघ शासित क्षेत्र, आपको याद होगा जब मैंने लास्ट में पढ़ाया था, तो जब हम राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा था, पुनर्गठन पढ़ा रहा था, तो वहां मैंने बताया था कि कुछ, और ये होमवर्क भी दिया था, और ये पूरा भरोसा है कि कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं आया होगा। उसमें से आप देखोगे कि कुछ क्षेत्र हैं, कुछ राज्य क्षेत्र हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। संघ शासित क्षेत्र भी कहते हैं या केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो यूनियन टेरिटरीज है। तो देखो भाई ऐसे समझो, उदाहरण के तौर पे सर दिल्ली और पुदुचेरी का बताया था वही ना? दिल्ली और पुदुचेरी का बताया था वही ना? अभी वहां पर आता हूं, दिल्ली और पुडुचेरी पे, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है। पर वहां पर मान लो उदाहरण के तौर पे लो कि जैसे यूपी है, ठीक है, और जैसे दिल्ली है। देखो भाई दिल्ली में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। पर 3-4 चीजों को अगर देखें तो कौन कंट्रोल करता है? केंद्र सरकार कंट्रोल करती है। पुलिस व्यवस्था केंद्र सरकार कंट्रोल करती है। लेकिन यूपी में सारा सब कुछ कंट्रोल योगी जी करते हैं, यूपी गवर्नमेंट करती है। तो यहां पर अभी तो दिल्ली और पुडुचेरी के मामले में कुछ चीजें जो हैं
जो सामान्य यूटी से डिफरेंट है। मान लो कोई और यूटी है, मान लो जैसे कि दमन एंड दीव है, या फिर जैसे कुछ और यूटी मान लो, ठीक है। तो कोई और यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो उस यूनियन टेरिटरी में डायरेक्टली कंट्रोल कौन कर रहा है? मोदी गवर्नमेंट कर रही है। पुडुचेरी और दिल्ली में तो हालांकि इलेक्शन होते हैं, तो फिर भी कुछ हद तक पावर का जो है पावर शेयर किया गया है, लेकिन बाकी के जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पर पावर शेयर नहीं किया गया है, डायरेक्टली कंट्रोल केंद्र सरकार करती है। तो ये अगर डायरेक्टली जो है कंट्रोल केंद्र सरकार करती है, तो ये व्यवस्था संघीय व्यवस्था में नहीं आएगी, लेकिन ये क्षेत्र भारतीय भू क्षेत्र में तो शामिल होता है। संघीय व्यवस्था का सिंपल सा मतलब ये होता है कि पावर का सेपरेशन, राज्य में पावर का सेपरेशन हो, केंद्र में पावर का सेपरेशन हो, राज्य में और केंद्र में पावर का क्या हो? सेपरेशन। ठीक है। हाँ सर। लेकिन यहां पर जो है पावर का सेपरेशन उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश है या फिर जो आंध्र प्रदेश है, भाई केंद्र को प्रॉपर पावर है, राज्य को अपना प्रॉपर पावर है, पावर का सेपरेशन है ना। लेकिन आप देखोगे कि यूनियन टेरिटरी के मामले में पावर का सेपरेशन नहीं है। ठीक है सर ये यूनियन टेरिटरी क्या है? अच्छा, तो मतलब आप लोग होमवर्क भी करके नहीं लाए हो? सर मैंने बोला तो सर उस दिन नहीं सर, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा था सर, मैंने देखी नहीं रिकॉर्डिंग। यूनियन टेरिटरी मतलब प्रदेश। देखो जब हमारा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो राज्यों के पुनर्गठन के दौरान आपको याद होगा हमने कुछ बात कही थी आपसे कि कुछ राज्यों का गठन हुआ, और उसी दौरान कुछ जो है ऐसे प्रदेश जो बनाए गए जहां पर जैसे कि ऐसा था कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें आई कि डायरेक्टली केंद्र सरकार कंट्रोल कर रही थी, या फिर हमने किसी से लिया डायरेक्टली जो है, या किसी से हमने एक्वायर किया वो एरिया, या फिर कुछ कंसर्न थे लोगों के, तो वहां पर पावर का हम सेपरेशन नहीं किए, इलेक्शन नहीं हुए डायरेक्टली जो है ना, वहां पर विधानसभा ऐसे कोई इलेक्शन नहीं हो रहे थे। तो कुछ यूनियन टेरिटरीज थे, केंद्र शासित क्षेत्र थे। जैसे राज्यों में आपको याद होगा, आप मैं क्या ही बताऊं, होमवर्क किसी वजह से दिया था, मैं ये मान के बैठा था कि आप जो है होमवर्क कम से कम होमवर्क तो करके आओगे, पर आपने होमवर्क किया ही नहीं। सर क्या दिया था सर होमवर्क से? मुझे तो ये भी ध्यान में नहीं है सर, रिकॉर्डिंग मैंने देखी नहीं है। आप उस दिन क्लास में नहीं थे ना? सर बहुत लेट आए हुए थे। अच्छा, हमने वहां पर आपको होमवर्क ये दिया था कि आपको जो जितने भी राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो पुनर्गठन के दौरान कौन कौन से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या हुआ था कि बंटवारा कैसे कैसे हुआ था, कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मतलब वो भाग में कौन से भाग में कौन से प्रदेश आए हुए थे? भाग में नहीं कि कब कब जो है किसको प्रदेश बनाया गया, कब किसको जो है सर वो तो केंद्र 1950 में किया गया था ना, जो उसका क्या बोलते हैं एकीकरण हुआ था। 56 में जो है रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, 50 में नहीं किया गया था, रीऑर्गेनाइजेशन 56। ठीक है सर। तो ये करके आ जाना प्लीज। सर आज कंप्लीट कर लेंगे सर। चलो ठीक है। तो अब इसके आगे देखना, तो भारत का जो संविधान का भाग 8 है, भाग 8 के अनुच्छेद 239 से, आर्टिकल 239 अनुच्छेद 200 रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है ममता, तो 239 से 241 के मध्य जो संघ शासित क्षेत्र हैं, तो इससे संबंधित यहाँ पे प्रशासन की बात है। संघ शासित क्षेत्रों के मध्य उल्लेख है, किस संबंध में, सॉरी, संघ शासित क्षेत्र के संबंध में इन अनुच्छेदों में उल्लेख है। तो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को छोड़ दें और पुडुचेरी, आप पता है कभी कभी ना इतना गुस्सा लगता है कि क्या बताएं। अभी मैं आपको एक बच्चे का जो है ना वो शेयर करता हूँ, चैटिंग शेयर करता हूँ।
इस बच्चे ने रात में 2 बजे कॉल किया था, मैंने 2 बजे रिस्पॉन्स किया, 2 बजे, ठीक है। और अभी पता है क्या बोलता है कि भाई नोट्स भेज दो, हम उनके भाई हैं, लेट्स सी। और इतना सा तमीज नहीं है, और ये यूपीएससी करेंगे। सर कहीं और भेजा होगा, आपको धोखे से समझ के भेज दिया अच्छा, होगा। धोखे से मुझे समझ, सर मतलब नंबर तो सर आपका सेव ही होगा ना, या फिर कोई नहीं तो गलत नाम से ऐसे किया होगा। ऐसे बच्चे जो है ना, तमीज नहीं है इन्हें, मतलब अब क्या ही बताएं इन्हें। ये लगता है कि ये देख रहे हो, दिख रहा है क्या? नहीं सर, अभी कोई स्क्रीन नहीं आई। अभी दिख रहा है? हाँ सर, अभी आया हुआ है सर। रात में हमें जो है ना, 1 5 पे इसने हाई भेजा, हमने मतलब 1 15 पे हाई भेजा, हमने जो है हाँ सर। 1 16 पे, इसको रात की बात है, ठीक है ना, परसों नरसों की बात है। हम्म। तो हमने पूछा हाँ जी कौन है, तो बोला कि सर नोट्स चाहिए। तो मैंने कहा कि रात में 2 बजे नोट्स चाहिए, ठीक है। आपने नाम भी पूछा, उसने बता दिया। और इसके बाद जो है, अब नीचे अभी लिख रहा है कि भाई हाँ, नोट। बाई पीडीएफ सेंड के। हम सोचते हैं कि ये लोग कैसे कहते हैं कि हम आईएएस बनेंगे, कैसे आईएएस बनेंगे। अब तो मतलब हम किन नेचर पे हमारा एक नहीं तो सर ग्रुप में ही चैट डाल दीजिए ना, स्टूडेंट को भी थोड़ा ध्यान में रहेगा ना। अब जिसे इतना मतलब वो ना हो, तो अब उसे क्या ही समझाएं। चलो, तो हम दिल्ली और पुडुचेरी, इसके लिए विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान है। मतलब जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ दिया, दिल्ली और पुडुचेरी में जो है विधानसभा के लिए प्रावधान किया गया। एक और यूनियन टेरिटरी अभी रिसेंटली डेवलप्ड हुआ है, वो आपको होमवर्क करने को बोला था, और आप होमवर्क करके, अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि आप होमवर्क करके लाइएगा। चलो देखो, संघ राज क्षेत्रों के प्रशासन को लेकर के अब देख लेते हैं। संघ राज क्षेत्र, राज क्षेत्रों का प्रशासन। आर्टिकल 239, यानी 239 है, 239 क्लॉज 1। 239 क्लॉज 1। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाएगा। ध्यान से सुनना, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र जो है, तो उसका जो प्रशासन है वो किसके द्वारा, यानी प्रत्येक जो यूटी का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। इसके लिए वो क्या कर सकता है, प्रशासक नियुक्त कर सकता है। इसके लिए वो प्रशासक नियुक्त कर सकता है, प्रशासन को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकता है। ये आर्टिकल 239 क्लॉज 1 में कि जो यूनियन टेरिटरीज है, तो राष्ट्रपति जो है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि उसके प्रशासन को चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं, प्रशासन ताकि बेहतर ढंग से चले, ठीक है। ये राष्ट्रपति को पावर है। जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहां पर भी मैं एक बार इसे दोबारा से बताऊंगा। सर ये सिर्फ राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा? हाँ, 239 2 सर एक बार फिर से बता दो, मैं लेट होगी सर आज। कैसे लेट हो गए? सर थोड़ी तबीयत खराब हुई तो कुछ दवाई लेनी चाहिए थी। अच्छा, रिकॉर्डेड सेशन है तो आप उसे देख लेना, मैं भेज दूंगा क्लास के बाद, ठीक। ठीक है सर, ओके। हाँ, तो यहां से देखो 239 क्लॉज 2। अब 239 क्लॉज 2 में राष्ट्रपति किसी राज्यपाल के, ध्यान से सुनना, प्रेसिडेंट किसी गवर्नर के, राज्यपाल सॉरी, प्रेसिडेंट किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा।
और यहाँ राज्यपाल अपने मंत्री परिषद से स्वतंत्र होकर के प्रशासन संचालित करेगा। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो कि जैसे कि मान लो, उदाहरण के तौर पे कि कोई यूनियन टेरिटरी है यहां पर, और यहां पर कोई राज्य है, तो यहां पर क्या होगा, गवर्नर होगा ही होगा। अब यहाँ पे मान लो कि अपनी मंत्री परिषद है, सारा सब कुछ है, तो राष्ट्रपति चाहेगा तो यहां पर जो है इसी गवर्नर को क्या कर सकता है कि प्रशासक नियुक्त कर सकता है। तो इस यूटी का, यूनियन टेरिटरी का जो है वो प्रशासक भी कहलाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया? सर एक बार वापस इसको बता दीजिए। देखो, मैंने कहा कि ये हमारा प्यारा भारत है। मान लो कि यहां पर है केरला, ठीक है, जी सर। तो यहां पे मान लो कोई यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में प्रशासन करने का किसका मतलब, कौन प्रशासक नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो इस केरला के गवर्नर को यहाँ का प्रशासक भी बना दे। ठीक है, सर। तो एक केरला का गवर्नर यहाँ का भी प्रशासन चलाएंगे। ठीक है, यही कहा जा रहा है इसमें। ठीक है सर। अब कुछ जो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों, मंत्री परिषद का या दोनों का सृजन संसद, या फिर जो संसद संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा विधान परिषद का गठन कर सकती है अगर हमारा पार्लियामेंट चाहे तो, और इसे संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। अगर मान लो कि जैसे कि कोई यूनियन टेरिटरी है, ये मान लो यूनियन टेरिटरी है, और अगर पार्लियामेंट चाहती है तो इसमें जो है ना वो मंत्री परिषद, विधानसभा इसका गठन कर सकती है। मंत्री परिषद का विधानसभा बना सकती है कि आपसे इलेक्शन होगा। ठीक है, ठीक है। विधानमंडल, ओवरऑल ये कहो कि विधानमंडल का गठन कर सकती है। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया? हाँ सर। ठीक है। अब राष्ट्रपति संघ शासित क्षेत्रों के लिए शांति, प्रगति, सुशासन, इसके लिए जो है नियम बना सकते हैं। अब इसके लिए नियम कैसे बना सकते हैं, कहां कहां जैसे नियम बना सकते हैं? अब जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे कि अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली है, पुडुचेरी है, दमन एंड दीव है। तो राष्ट्रपति इन क्षेत्रों के लिए, यानी शांति व्यवस्था को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए, प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नियम बना सकती है, सुशासन के लिए नियम बना सकती है। ठीक है। अब संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात करें तो संसद विधि के तहत, नियम के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। पार्लियामेंट को यह पावर है। दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के लिए कुछ विशेष प्रावधान है, पुडुचेरी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। तो ये तो एक सामान्य प्रावधान है यूनियन टेरिटरीज के लिए, पर दिल्ली के लिए कुछ अलग से प्रावधान है, वो देखेंगे। तो आर्टिकल 239 क्लॉज 2 समझ आया कि नहीं, ये बताओ पहले। पिंक सर आया। सर दिल्ली को ही हर बार अलग क्यों कर देते हैं, ये बात नहीं सर समझ में आई। देखो, दिल्ली को इस वजह से वो नेशनल राजधानी है। ठीक है, तो ठीक है। नेशनल राजधानी है, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष किसी भी देश से आएंगे तो उसके लिए डायरेक्ट कंट्रोल, अभी मैं बताऊंगा कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है और क्या वजह है कि हम दिल्ली को जो है ना इनसे थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजन के अंतर्गत देखते हैं दिल्ली को। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। एक सामान्य दशा यह है कि अगर यूनियन टेरिटरी है तो आर्टिकल 239 क्लॉज 1 के अंतर्गत, जो मैंने अभी बताया था, आर्टिकल 239 क्लॉज 2 के अंतर्गत एक सामान्य दशा है यूनियन टेरिटरीज के लिए। आर्टिकल 239 क्लॉज 1 में कहा था कि प्रत्येक संघ क्षेत्र या यूनियन टेरिटरी का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाएगा या उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा प्रशासन संचालित किया जाएगा, जैसे राष्ट्रपति को ठीक लगे ऐसा होगा। अनुच्छेद 239 क्लॉज 2 कहता है कि राज्यपाल को कोई भी किसी जो निकटवर्ती प्रशासक के तौर पे, जो अलग दूसरे राज्य का जो है प्रशासक राज्यपाल है, उसको प्रशासक के तौर पे जो है नियुक्त किया जा सकेगा। और बाकी के जो मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस बताई है। अब दिल्ली को लेकर के थोड़ा सा आप देखो कि जो संघ शासित क्षेत्र है, जो दिल्ली है,
दिल्ली का नाम दिल्ली, सॉरी, दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के लिए, दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के लिए कुछ विशेष प्रावधान, उससे हट करके कुछ विशेष प्रावधान। देखो भाई, 69वां संविधान संशोधन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये जो हुआ 1991 में, 1991 में, अनुच्छेद 239 AA और 239 B। तो पहला क्वेश्चन यहां से डियर आता है कि ये बताओ कि जो 239 आर्टिकल 239 था, तो क्या ये इसी के भाग हैं ये दोनों? और मैं बारी बारी से पूछूंगा, आप सब लोग जो है ना एक साथ रिप्लाई मत करना, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आंसू से है, आप बताओ कि आर्टिकल 239 जो है, क्या ये 239B या 239 AA इसी का भाग है? हाँ सर। अच्छा, तो इसका मतलब साफ साफ पता चलता है कि आपने पहली क्लास नहीं करी है। किए सर, लेकिन वो कंफ्यूजिंग ही हो रहा है सर। मतलब AA और वो स्मॉल लेटर्स में भी ए रहता है सर। हाँ, तो मैंने बताया था, उसमें डिटेल में बताया था, वापस एक बार आपने उसको देख, मैं अभी भी बता दूंगा, लेकिन वापस एक बार उस वीडियो को देखना, दोबारा समझ आ जाएगा। चलो प्रभा, आप बताओ। नहीं सर, ये तो नहीं है सर, ये तो 239A है और वो 239B है, तो सर दोनों ही अलग हैं, भाग नहीं है। मतलब मैंने कुछ बताया था कि क्यों नहीं है? हाँ सर, वो आपने बताया था, लेकिन सर वो ध्यान में नहीं है। चलो हुमा आमिर, पिंक, आप बताओ, बता सकते हो? हाँ सर, एक बार रिपीट कर देंगे दोबारा, एक्चुअली मैं पीछे हो गई। कोई नहीं। आर्टिकल 239, क्या आर्टिकल 239AA या आर्टिकल 239B इसका भाग है? सर ये 39, ये तो अमेंडमेंट करके ऐड किए हुए ना सर। तो क्या हुआ इसे, वही जो मैं पूछ रहा हूँ कि ये भाग है या नहीं है? यस सर, ये इसी के उसमें आएंगे, इसी का भाग है। अच्छा, तो पहली पर क्लास ये आपने नहीं करी है, ये वापस स्मॉल से एक बार लेटर्स में पहली क्लास होगा तो करना। इसका भाग आएंगे ना सर? जी, ये स्मॉल लेटर्स में अगर होते तो ये इसका भाग आएंगे ना, और बिल्कुल ये कैपिटल लेटर्स में तो ये नहीं आएंगे। नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिभा सही कह रहा है। देखो, मैंने आपको बताया था, याद करो आपको, कि मैंने बोला था कि आर्टिकल मान लो कि 39A है, तो इसको पढ़ा जाएगा अनुच्छेद 39 क्लॉज A। लेकिन अगर जो है आर्टिकल 39A है, तो ये मतलब जो है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ये स्वतंत्र तौर से अनुच्छेद जोड़ा गया, ये दरअसल इसका भाग नहीं है, ठीक है? तो ये स्वतंत्र अनुच्छेद है। अगर मैंने आपको ये भी बताया था कि मान लो आर्टिकल 19 क्लॉज A सब क्लॉज मान लो 1, चलो क्लॉज 1 सब क्लॉज A, तो ये कहा जाएगा कि ये इसका भाग है, या आर्टिकल 19 क्लॉज B, तो ये इसका भाग है। लेकिन अगर हम यही लिख दें कि आर्टिकल 19, ऐसा है नहीं है, लेकिन कि B, मान लो ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है, तो अगर लिख दें कि आर्टिकल 19B, तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जो है ये स्वतंत्र तौर से जोड़ा गया अनुच्छेद है, और ये इससे जो है ना संबंधित नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र अनुच्छेद है, ठीक है? ओके सर। तो यूनियन टेरिटरी से जरा ध्यान से सुनो कि यूनियन टेरिटरी में हमने क्या बताया कि उससे संघ शासित क्षेत्र में जो है प्रशासन से संबंधित 2 अनुच्छेदों की बात करी गई है, एक आर्टिकल 239 क्लॉज 2 और एक आर्टिकल 239 क्लॉज 1, यही तो है ना? लेकिन जो ये आए, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन 69वां संविधान संशोधन हुआ 1991 में, और ये स्वतंत्र तौर से दोनों अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक है? स्वतंत्र तौर से दोनों अनुच्छेद, ये A है, AB है, ध्यान रखना, तो दोनों अनुच्छेद जोड़े गए, और इसके तहत
यानी जो है अनुच्छेद 239AA और अनुच्छेद 239AB के तहत दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, विशेष स्पेशल प्रोविजन है। अब दिल्ली का जैसे क्या क्या है कि दिल्ली का नाम बदल करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल क्या किया गया, रीजन भूल गए, एनसीआर। आप वहीं रहते हो सब लोग, ठीक है, तो एनसीआर बोलते हो तो यही है, उसका नाम बदल करके क्या किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया। और उसके सर ये प्रशासक, एनसीआर वाला मुझे आज तक नहीं समझ में आया था, अभी समझ में आया। और उसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाने लगा, एलसी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और रोज लड़ाई होती है मियां बीबी की तरह केजरीवाल से और एलजी की, ठीक है, रोज मियां बीबी की तरह दोनों लड़ते हैं, ठीक है। और उसके पीछे का भी वजह आप समझ जाओगे कि चाहे कोई भी हो, चाहे अभी केजरीवाल है मान लो मुख्यमंत्री, पहले जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, या फिर उससे पहले कांग्रेस के जो है ना, तो ऐसी एलजी से तो ठनी रहती है, ये हमेशा चर्चा में बना रहता है। तो यहाँ पर जो है दिल्ली का नाम बदल करके जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया, और उसके प्रशासक को, जो प्रशासक है, वो राज्यपाल कहा जाने लगा। दिल्ली में जो है विधानसभा का प्रावधान, जी सर उपराज्यपाल, राज्यपाल तो नहीं होता सर, हाँ, राज्यपाल या उपराज्यपाल, वही लेफ्टिनेंट गवर्नर मैंने बोला तो एलजी, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो विधानसभा है यहाँ पर दिल्ली में। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा का प्रावधान है जो 70 सदस्यीय विधानसभा है। यूपी में कितनी है, 403, है ना। तो इसी तरह दिल्ली में कितना, 70 सदस्यीय विधानसभा है। कितनी सीटें, 70। इस विधानसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लिख देता हूं, सदस्यीय 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, कार्यकाल होता है। दिल्ली विधानसभा का राज्य सूची के सभी विषयों, ध्यान से सुनना, दिल्ली विधानसभा का जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सॉरी, जो हमारी ये जो है विधानमंडल है या विधानसभा है, तो राज्य सूची के सभी विषयों, जितने भी स्टेट लिस्ट के विषय हैं, तो उसमें से जैसे लोक व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर जिसको बोलते हैं, लोक व्यवस्था, पुलिस और जमीन, इसके अतिरिक्त मतलब जो है राज्य सूची के सभी विषयों और इनके अतिरिक्त यानी लोक व्यवस्था, पुलिस, जमीन, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। तो दिल्ली विधानसभा को यह पावर है कि स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में इनके अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार है। किसको, दिल्ली विधानसभा को। यह सामान्य दशा में जो हर एक जगह की विधानसभा को होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, लोक व्यवस्था, पुलिस और जमीन। और इसी वजह से जो एलजी सॉरी केजरीवाल साहब है, या फिर इससे पहले शीला दीक्षित थी, या जो और भी वहां के जो है दिल्ली के जो मुख्यमंत्री आए, क्योंकि मेन चीज तो उनके पास है ही नहीं है, पुलिस नहीं है। और जब किसी के कंट्रोल में पुलिस ना हो तो आप समझाओ कि कितना चिल्लाएगा, है ना। तो इस वजह से जो है केजरीवाल चिल्लाते रहते हैं और रोज लड़ाई होती है कि भैया लॉ एंड ऑर्डर हमें दे दो, हम मैनेज करेंगे, पुलिस हमें हमारे अंडर कर दो, हम मैनेज करेंगे, जमीन हमारे अंदर। इसको कौन मैनेज करता है, केंद्र सरकार डायरेक्टली कंट्रोल करती है, या फिर जो है राज्यपाल के माध्यम से इसका जो है प्रयोग करती है। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं, ये बताओ पहले। हाँ सर आया। जैसे देखो हर जगह की विधानमंडल है, यूपी में, एमपी में, हर जितने भी राज्य हैं, ठीक है, प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, तो उनके सभी मसले, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, लोक व्यवस्था हो, जमीन हो, कंकरेंट लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो, सभी मसले जो है वो स्टेट वहां की जो स्टेट विधानमंडल है, जो राज्य विधानमंडल है, वो मैनेज करती है, देखती है। जो विधानसभा है या विधानमंडल है वो देखती है, मैनेज करती है। लेकिन दिल्ली में ये 3 एक्सेप्शन है, लोक व्यवस्था, पुलिस, जमीन, ये एक्सेप्शन है दिल्ली में, ठीक है। ये कौन देखेगा, ये केंद्र सरकार देखती है, राज्यपाल के माध्यम से जो है कंट्रोल करती है। तो राज्यपाल जो है इन्हें देखता है, ठीक है। इसी वजह से जैसे कि पुलिस की है तो कभी भी जो है किसी को भी पुलिस उठा लेती है,
या दिल्ली के पुलिस कहाँ बताओ सुनती है क्या केजरीवाल की, या कोई वहां के जो मुख्यमंत्री, क्योंकि वो फ्री है, उसको उसे रिपोर्ट ही नहीं करना है तो क्या कर लोगे। ठीक है, तो ये है दरअसल। अब मंत्री परिषद पे थोड़ा सा देख लो। अब जो है उपराज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद का प्रावधान, यानी जो है उपराज्यपाल जो एलजी है, इसकी सहायता और सलाह के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, मतलब चेयरशिप कौन करेगा, मुख्यमंत्री, तो सीएम की अध्यक्षता में बाकी के पैर दबवाने वाले जो है मंत्री भी होंगे। ठीक है, पैर दबाने वाले, अभी एक मंत्री का जो है वीडियो स्टिंग ऑपरेशन के अंतर्गत जो है वायरल हुआ था ना, जेल में थे और वो पैर दबवा रहे थे, मालिश करवा रहे थे। किसको किसको, अभी किसने न्यूज देखी थी? मैंने देखी थी सर। तो यहां पर क्या है कि मंत्री परिषद जो है एलजी की हेल्प के लिए, सहायता और सलाह के लिए सीएम की अध्यक्षता में मंत्री परिषद भी होगी। दिल्ली के मंत्री परिषद का जो आकार है वो मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल संख्या के 10% होगा। मतलब टोटल कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, 70 सीटें हैं, तो 70 का 10% कितना होगा, 7। तो कितने टोटल मंत्री हो सकते हैं? 7। इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेंगे, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर। जब हम मंत्री परिषद देखेंगे तो वहां डिटेल पर पढ़ेंगे, पर दिल्ली पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा इतना आना चाहिए, पता होना चाहिए। और अगर ये समझ नहीं आए तो बहुत लोड नहीं लेना है। वहां जब हम मंत्री परिषद पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल क्या है, मंत्री परिषद क्या है, मंत्री कैसे बनते हैं, कौन कौन मंत्री बन सकता है, सारा पढ़ेंगे। लेकिन वहां की चीज अब यहाँ पे तो फिर हौच पौच होने लगेंगी चीजें। तो बस ये दिमाग में थोड़ा बहुत डाल के रखना कि ये हमने दिल्ली के रिगार्डिंग पढ़ी थी, ताकि आप जो है दूसरी यूनियन टेरिटरीज और दिल्ली के संबंध में एक अंतर जो है अपने माइंड मेकअप कर सके। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर। जैसे प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की, जब आगे पढ़े, ठीक है, राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, है ना। प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, अर्थात मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत तौर से उत्तरदायी होगा। बस बेटा लोग एक मिनट वेट करना, आप लोगों की जो है आज से क्लास स्टार्ट होने वाली है हिस्ट्री की भी। ठीक है सर। तो सर आ गए थे तो वही बता रहा था कि ये मेरा टाइम है। चलो ठीक है सर। तो प्रत्येक मंत्री जो है प्रत्येक मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, और मंत्री राष्ट्रपति के प्रति जो है व्यक्तिगत तौर से रिस्पॉन्सिबल होगा। और मंत्री परिषद सामूहिक तौर से दिल्ली विधानसभा के प्रति, सामूहिक तौर से, पर व्यक्तिगत तौर पर क्या है कि वो राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ यदि राष्ट्रपति को उपराज्यपाल के प्रति प्रतिवेदन या फिर जो है उसके समाधान हो जाता है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो प्रशासन है आर्टिकल 239 AA के उपबंधों के तहत नहीं चलाया जा सकता। वह जो है दिल्ली के मंत्री परिषद और विधानसभा को भंग कर सकता है, ये उसको पावर है। ठीक है, तो दिल्ली के रेफरेंस में ये चीजें हैं। अब भाई उपराज्यपाल और उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य किसी भी विषय पर विवाद अगर हो जाता है तो राज्यपाल ऐसे विषय को राष्ट्रपति को क्या कर सकता है कि ट्रांसफर कर सकता है, और राष्ट्रपति ऐसा समाधान नहीं देते
तब तक जो उपराज्यपाल उसको क्या है उचित न समझे या निर्णय जो है ले सकता है। तो ये प्रॉपर जो है मतलब दिल्ली के रेफरेंस में है। अब अनुसूचित जो है जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन को लेकर के जो 5वीं अनुसूची है और जो 6ठी अनुसूची है वो देख लेते हैं। दिल्ली को एक बार यहाँ तो एक बस पढ़ाना था, रेफरेंस देना था, लेकिन जब हम मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, मंत्री परिषद सॉरी, तो वहां पर बहुत डिटेल में सारी चीजें कवर होंगी। देखो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, क्षेत्रों का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत यानी आर्टिकल 244 के अंतर्गत, इसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में कुछ प्रावधान है। एससी और एसटी ये जो एरियाज हैं, तो इन क्षेत्रों में प्रशासन को लेकर के कुछ उपबंध किए गए हैं और इसी के संदर्भ में कुछ जो प्रावधान है कि जो 5वीं अनुसूची और जो है 6ठी अनुसूची, 6वीं अनुसूची, तो संविधान का अनुच्छेद 244 के अंतर्गत 44 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में कुछ प्रावधान किया है और इसके संदर्भ में 5वीं और 6ठी अनुसूची के लिए कुछ जो है प्रावधान किए। तो अब देखो बारी बारी से कि जो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची, यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। 5वीं अनुसूची देखो भाग 1 के अंतर्गत जो मैंने अभी आपको चीजें बताई थी वो इंटरेस्टेड नहीं, आर्टिकल 1 to 4 कुछ नहीं पूछेगा, वो इंटरेस्टेड भी नहीं, क्वेश्चन यहीं से उठाता है। तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र, अब देखो भाई जो है अधिसूचित क्षेत्र की स्थापना संविधान का जो अनुच्छेद 244 है, जो लिस्टेड सब्जेक्ट हैं, जो अधिसूचित क्षेत्र हैं, तो उनकी स्थापना की जो है मतलब जो उनकी स्थापना है तो संविधान का अनुच्छेद जो 244 है, तो 5वीं अनुसूची के तहत जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके अतिरिक्त मतलब ये नहीं, ये 6वीं अनुसूची में जो इसके अतिरिक्त है तो अन्य राज्यों के लिए जो है कुछ प्रावधान है। यानी कुछ अन्य राज्यों को लेकर के, जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसे देखो कि इसमें जो है इसमें ये है कि जैसे कि 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इससे भिन्न जो अधिसूचित क्षेत्र हैं, तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, अब जैसे आपको एक पिछले वर्ष एक मुद्दा भी उठा था कि जब राजस्थान का कुछ एरिया जो है क्या किया गया था कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था, तो ये मुद्दा जो है ये करंट का मुद्दा था, ये जो है उठा हुआ था। थोड़ा सा मैं इसका पृष्ठभूमि बैकग्राउंड बताता हूं। देखो भारतीय संविधान की जो आर्टिकल 244 क्लॉज 1 है, तो क्लॉज 1 की 5वीं अनुसूची का पैराग्राफ 6 क्लॉज 1 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र अभिव्यक्ति का मतलब यह है कि ऐसे क्षेत्र हैं जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश से क्या कर सके, उनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सके। राष्ट्रपति को जो ठीक लगे कि इस क्षेत्र को हमें जो है ना इसमें डालना चाहिए, तो राष्ट्रपति को पावर है, वो डाल सकते हैं। यानी 5वीं अनुसूची का पैराग्राफ 6 क्लॉज 1 के अंतर्गत। अब संविधान की अनुसूची 5 के पैराग्राफ 6 क्लॉज 2 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी समय राज्य के राज्यपाल की सलाह के बाद एक राज्य या जो है किसी अनुसूचित क्षेत्र जो एक राज्य के किसी भी अनुसूचित क्षेत्र में उसमें वृद्धि का आदेश दे सकता है और किसी राज्य या राज्यों के संबंध में इस पैराग्राफ के अंतर्गत जारी आदेश और आदेशों को राज्य के राज्यपाल की सलाह से निरस्त कर सकता है और अनुसूचित क्षेत्रों को फिर से जो है परिभाषित करने के लिए कोई नया आदेश भी जारी कर सकता है। ये भी पावर है राष्ट्रपति को। और अनुसूचित क्षेत्र को वेरी फर्स्ट टाइम 1950 में
अधिसूचित किया गया था। बाद में 1981 में राजस्थान राज्य के लिए अनुसूचित क्षेत्रों को निर्दिष्ट करते हुए संविधान आदेश जारी किए गए और नए जिलों के पुनर्गठन और सृजन के वजह से इसके कारण 2011 की जो जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की आबादी में परिवर्तन की वजह से राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार का अनुरोध किया था। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ना, ये मसला आया था कि राजस्थान का जो कुछ एरिया है जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर या जो है उदयपुर, तो इसको जो है मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में इसका विस्तार करने की बात करी गई थी। ठीक है, तो ये तभी जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत यानी जो राजस्थान सरकार ने एक रिक्वेस्ट करी थी कि भाई 5वीं अनुसूची के तहत जो है राजस्थान राज्य में कुछ जो एरिया है उसको अनुसूचित क्षेत्रों में क्या कर दो, उसका विस्तार कर दो, उस एरिया का अनुसूचित क्षेत्रों में ला दो। तो यहां तक बताओ इसका पृष्ठभूमि अगर जैसे आप समझ गए या कोई डाउट हो तो पूछ लो। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उसके मानदंड क्या होते हैं कि कोई जैसे चलो ठीक है स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहती है कि क्या करे कि इस क्षेत्र को एक रिक्वेस्ट डाले, राष्ट्रपति को बोले कि भाई इस क्षेत्र में जो है ये फला जो है जो जातियां हैं या अनुसूचित जातियां हैं सॉरी, तो उसका विस्तार कर दो। उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते होंगे, कुछ मानदंड होते होंगे, कुछ उनको इसका फायदा भी होता होगा, तभी तो लोग परेशान रहते हैं। कुछ जैसे अभी आगे हम देखेंगे स्पेशल राज्य का दर्जा को लेकर के बिहार अक्सर मांग करता रहता है कि हमें जो है स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए, तो कुछ तो उसका जो है बेनिफिट होता होगा। अगर बेनिफिट नहीं होता होगा तो क्यों ये सब चल रहा है। तो लेकिन उससे पहले आप देखो कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए कुछ मानदंड होने चाहिए। पहला जो जरूरी है कि 5वीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के तौर पे घोषित करने के लिए जो मानदंडों में कि जनजाति आबादी की प्रधानता होनी चाहिए। जो जनजातीय आबादी है उसकी क्या होनी चाहिए, प्रधानता, ज्यादा मेजोरिटी में होनी चाहिए। क्षेत्र की सघनता और एक उचित आकार होना चाहिए और एक व्यवहार प्रशासनिक इकाई जैसे कि जिला या फिर ब्लॉक या तालुका इस लेवल पे होनी चाहिए। और पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का जो है पिछड़ापन बहुत जरूरी है। जो आसपास जो मतलब जो क्षेत्र हैं तो उनकी अपेक्षा ये पिछड़ापन होना चाहिए। तभी क्या किया जाएगा कि उसको 5वीं अनुसूची में डाला जाए। और इसी वजह से जो लास्ट में मांग चल रही थी, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो हैं राज्यों के अंतर्गत एरियाज हैं, वो आपको ये होमवर्क देता हूं कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, और कौन कौन सा एरिया है। राज्य बस याद रखना, ठीक है, एरिया मतलब अभी इतना डीप नहीं जाएगा पूछने कि कौन कौन सा एरिया शामिल, ठीक है। तो इसी वजह से ये चर्चा में तब आया था, ये बात 2018 की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान आदेश जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जारी किया था, जो है ये फरवरी में ही हुआ था। और इसमें बात करी गई थी कि जो राजस्थान का कुछ एरिया है जो ये मानदंड मैंने बताया उसको पूरा कर रहा था, तो उसको 5वीं अनुसूची में क्या कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए। यहां तक बताओ किसी प्रकार से कोई अगर डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो बता दोगे कि जो अधिसूचित क्षेत्र को लेकर के घोषणा को लेकर के, हाँ तो सर। एक बार वापस से सुनो थोड़ा सा फास्ट कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 244 क्लॉज 1 के तहत अनुसूचित क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची का पैरा 6 क्लॉज 1 के अनुसार ऐसे क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है जो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को घोषित किया गया हो, ठीक है। और एक राज्य के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों का निर्देशन उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद जो है राष्ट्रपति के एक अधिसूचित आदेश के द्वारा होता है। और भारत का संविधान का जो 5वीं अनुसूची का जो पैरा 6 क्लॉज 2 है, इसके अनुसार राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल की परामर्श से जो है राज्य के किसी भी अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है और किसी भी राज्य के संबंध में उन क्षेत्रों का जो है पुनर्परिभाषित कर सकता है और नया आदेश दे सकता है, ठीक है। तो ये आपको 5वीं अनुसूची को लेकर के है। अच्छा, अब एक चीज और, जैसे कि मान लो कि किसी भी परिवर्तन या वृद्धि या कमी या नए क्षेत्रों का समावेशन, तो अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित किसी भी आदेश को रद्द करने के मामले में वो भी यही लागू होता है। और जैसे रिसेंटली आंध्र प्रदेश का, तो जो तेलंगाना सहित छत्तीसगढ़, गुजरात और
एक हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। तो ये इन स्टेट में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी स्टेट हैं। तो ये होमवर्क कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा आपको ठीक है जब आप गूगल करेंगे, होमवर्क करेंगे, तो आपको प्रॉपर वहां पे कुछ चीजें मेंशन करी गई होंगी। ठीक है, कि इस क्षेत्र का ये एरिया जो है वो क्या होगा, इस उसमें अनुसूची 5वीं अनुसूची में आता है। तो कौन कौन सा, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, छत्तीसगढ़, क्योंकि यहीं तो ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है, अगर आप देखोगे कि जो जनजातीय एरिया का सघनता है, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। ठीक है, तो यहां तक बताओ, कोई भी डाउट हो? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। पक्का? हाँ सर, पक्का। चलो, सर ये 244(6) क्लॉज 1 एक बार बताना सर। 244 उसमें Six. पैरा है, पैरा 6 है। यानी अनुसूची 5 के अंतर्गत जो अनुसूची 5 है, तो उसमें पैरा 6 क्लॉज 1, ये मैंने बोला था। हाँ उसका शॉर्ट में बताना सर, एक ही वाक्य में लिखने के लिए। मतलब लिखने के लिए समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप? सर मतलब आपने जो पैरा 6 और 2 कहा था, वो उसमें वृद्धि है, एक शब्द में अगर अच्छा, बताया ओके, जाए ठीक है, ठीक हाँ, है। वो जो वृद्धि मैंने है। कहा था कि संविधान की अनुसूची 5 का पैराग्राफ 6 क्लॉज 2 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी समय राज्य के राज्यपाल की सलाह के बाद एक राज्य की किसी भी अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है। हाँ, तो इन ये शॉर्ट मैंने ये कहा। वृद्धि का है सर। 2 जो है, तो 1 किसका है, वो एक बार शॉर्ट में बताना सर। 1 वो के जो लिए है क्या? अनुसूचित, जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा 1 के अंतर्गत उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। 1 में है कि जो अनुच्छेद धार, देखो संविधान का जो अनुच्छेद 244 क्लॉज 1 की 5वीं अनुसूची का पैरा 6 क्लॉज 1, यानी इसको लिखते कैसे हैं, आर्टिकल 244 क्लॉज 1, ठीक है, कि 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल का पैरा 6 क्लॉज 1 इसके अनुसार। ठीक है, ओके सर। तो ये चीज है। ठीक है, कुछ और पूछना है? अब एक चीज और, अब जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय, इसका बहुत बड़ा रोल है। जनजातीय सलाहकार परिषद। देखो भाई, राज्यपाल एक जनजातीय सलाहकार परिषद के माध्यम से इन क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। जो ये एरियाज हैं, तो राज्यपाल जो है एक जनजातीय सलाहकार परिषद काउंसिल बनाई जाती है और इसके माध्यम से इन क्षेत्रों का प्रशासन चलता है। और यह जनजातीय सलाहकार परिषद के जो है सलाह के आधार पर ये कार्य होगा। जो परिषद है उसको जो मतलब मेजोरिटी के आधार पे जो है कार्य होगा। और इस परिषद में जो जनजातीय सलाहकार परिषद है 20 सदस्य होते हैं और इनमें 3/4 सदस्य जो है राज्य के विधान मंडल में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। ध्यान रखना, मतलब इसमें जो 20 सदस्य जो जनजातीय सलाहकार परिषद बनाई जाती है, तो इसमें 20 सदस्य होते हैं और इन 20 सदस्य में 3/4 सदस्य ऐसे होंगे जो वहां की विधान मंडल के जो अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे, जो एसटी कैटेगरी के क्या होंगे, जो मेंबरान होंगे। और परिषद का एक कर्तव्य होगा कि उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की उन्नति और कल्याण से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल ने उनको कहा है कि भाई इसमें आप जो है सलाह दो। तो दोबारा सुनो कि जनजातीय सलाह परिषद का कार्य, जनजातीय सलाहकार परिषद का काम क्या है कि ये सर जो एक बार ये वापस से बताइए सर। 20 सदस्य होंगे और 3/4, ये वाला नहीं सर पॉइंट समझ में आया। ठीक है, देखो पहले तो ये सुनो कि जनजातीय सलाहकार परिषद क्यों जरूरत, क्या है ये। देखो इसके माध्यम से ये काउंसिल है, एक कमिटी समझो, एक कमिटी है। तो इसके माध्यम से जो अधिसूचित क्षेत्र है तो उन क्षेत्रों पर प्रशासन चलाया जाता है। अब जनजातीय सलाहकार परिषद के सलाह के आधार पर जो ये मेंबर्स हैं, इनकी सलाह के आधार पर ये वहां का प्रशासन चलाया जाएगा, कार्य किया जाएगा। इस काउंसिल में ये जो कमिटी है ये 20 सदस्य होंगे। कितने? 20 सदस्य। तो 20 सदस्यों में कम से कम 3/4 सदस्य
मतलब 3/4 20 का कितना हुआ? 15 हुआ ना? 15 हाँ सर 15। तो 15 सदस्य कितना जो है, कम से कम जो है 15 सदस्य वहां के विधानमंडल के एसटी कैटेगरी के जो है क्या होंगे, प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर आया समझ में। ओके। और हाँ देखो, सर। सीटें तो रिजर्व्ड रहती हैं, तो हर हाल में कि व्यक्ति तो एसटी ही चुना जाएगा उस क्षेत्र में। तो कई बार जो है, जैसे बच्चों को नहीं पता होता है, तो बच्चे पूछते हैं कि सर अगर मान लो कि वहां पर इतने मेंबर ना हो, जो है 3/4 मेंबर ना हो, तो ऐसे कैसे है? क्योंकि उस क्षेत्र में, दरअसल उस क्षेत्र को अधिसूचित क्यों किया गया? क्योंकि वहां पर जो है जनजातियों की सघनता है। मैंने मेजरमेंट भी बताया कि मानदंड, ये मानदंड होना चाहिए। तो ऑब्वियसली, और इनके लिए जो है विधानमंडल में जो है सीटें भी तो रिजर्व होती हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली की सीटें होंगी। यहां तक आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों को कुछ जो विधि, जो नियम है, जो कानून है, वो कैसे क्या है, कैसे लागू होगा, कौन रोक सकता है, वो कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ बोलिए। सर मुझे कल नाइट के इकोनॉमिक्स के क्लास के लिंक्स चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। सर आपने पहले, इसके पहले वाली कल पॉलिटी इकोनॉमी की क्लास में जो है वो हुआ था, टेस्ट हुआ था भाई। सर सर कल हाँ नाइट में सर इकोनॉमिक्स का? हाँ, टेस्ट हुआ था इकोनॉमी का कल। सर बट आपने तो वॉइस मैसेज में बोला था टेस्ट नहीं होगा, क्लास होगा। अरे तो टेस्ट हो रहा था, अब तो बता दिए। सर आपने पॉलिटी वाला इसके पहले का सर सैटरडे वाला क्लास वो डाला हुआ है क्लास, उसमें अभी नहीं ना? लास्ट वाला वो मैंने हाँ, डाल दिया है। हेलो सर, ये जनजातीय सलाह जो परिषद है सर, ये राष्ट्रपति के कंट्रोल में आएगी क्या? उस क्षेत्र नहीं नहीं, ऊपर इसको जो है ना, राज्यपाल देखो, आएगी? इसको जनजातीय सलाहकार परिषद का जो गठन है वो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल करेगा क्या सर? हाँ राज्यपाल। ठीक है, और जैसे वही मान लो कि उपाध्यक्ष ऐसे होगा ऐसे क्या? समझो ना कि जैसे मान लो राजस्थान का मसला है, ठीक है, तो राजस्थान में जो राज्यपाल होंगे तो एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करेंगे। अध्यक्ष भी वही होंगे क्या सर? नहीं नहीं, अध्यक्ष यहाँ पर जो है ये परिषद में अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ओके सर ग्रुप में लिंक नहीं मिल रहा और ये सर। जो है राज्यपाल जो है जनजातीय सलाहकार परिषद के ही माध्यम से प्रशासन चलाएंगे। हाँ सर, ठीक है, ओके सर ग्रुप चलिए। में पॉलिटी का लिंक नहीं मिल रहा, प्लीज सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। अभी ठीक जो है, है ओके। सर की क्लास है हिस्ट्री, ठीक है, तो सर 5 जस्ट अभी है या 1-2 मिनट रुक कर है? 5 मिनट रुक कर है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। लेक्चर डाल देना ग्रुप में। क्या डाल देंगे? सर ये वीडियो डाल देना ग्रुप में, हमारे लेट ज्वाइन हुआ था सर। ठीक है। ओके सर।